लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब को 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने लंदन जाने की तैयारी भी पकड़ ली है। ज़राए क्या बताते हैं जी, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के लिए गैर मुल्की एयरलाइन से कल की बुकिंग भी करवा ली गई है। अच्छा जी, ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने पर वो कल ही लंदन रवाना हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अपने कैंसर और कमर के जो डॉक्टर्स हैं उनसे वक्त ले रखा है और उन्होंने क्या कहा है कि जी क्या मैं दहशतगर्द हूँ जो मेरा नाम इस लिस्ट में डाल दिया गया। और ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट से आशियाना इकबाल रेफरेंस और रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में ज़मानत मिली, जिसके बाद बैरून मुल्क गया और फिर वतन भी वापस आ गया। अच्छा, वफाकी हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया, जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है, और वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त गुजार का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया जाए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक मौजूद मेहमान मौजूद के मोहताज नहीं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी MNA मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, बहुत सी बातें हो रही हैं, आपको पता है कि जितने मुंह उतनी बातें। क्या हुकूमत ने कोई बैकडोर डील की है? सिर्फ एक ही दिन में शहबाज शरीफ साहब का नाम इस लिस्ट से निकल गया, वो लंदन जाने की तैयारियां भी कर रहे हैं, बहुत से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कोई डील है? नहीं, देखिए डील आप क्योंकि विस्परिंग तो इस तरह की होती है जब भी कोई इस किस्म के मामला होते हैं, लेकिन एक अदालत है और अदालत भी ये नहीं है कि कोई लोअर कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट है पंजाब की। उन्होंने पिछले दिनों में उनको बेल दी। पहले भी वो आपको पता है कुछ अरसा कई माह जेल में रहे, पिछले जो आशियाना की बात कर रहे हैं या दूसरे रमज़ान शुगर मिल की, उसमें बेल हुई। अभी ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्होंने सारा सिलसिला कर दिया। तो ये नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं वो किसी से भी अब ढकी छुपी नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है नैब। और आपको पता है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान भी कई दफ़ा बहुत सारे सीनियर जजेस जो हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे भी रिमार्क्स परसों भी शायद रिमार्क बड़े सख्त दिए हैं कि नैब की जो परफॉर्मेंस है या नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं वो काफ़ी फैक्ट्स होते नहीं हैं, केस होता नहीं है और पकड़ के बस ख़राब लोगों को करते हैं। तो ये स्पेशली ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है, जो 2 साल बाद एक्सपोज हो गई हैं सारी चीज़ें, क्योंकि कोई ऐसा मटीरियल इनके पास नहीं आया जो इस दौरान वो केसेस के लिए कोई रेफरेंस तैयार कर सकें या रेफरेंस जमा करा सकें। और जो किराए भी हैं वो फाल्टी हैं, वो अदालतों में जिस तरह चल रहे हैं स्वाय के ख़राब किया जाए। तो अभी वो 7 महीने बाद आए हैं बाहर, एक बेल किया और ECL में भी नहीं है। आप मुझे डॉक्टर साहब बताएं, ECL में भी नाम नहीं है। एक ब्लैक लिस्ट जो है वो तैयार कर ली गई कि ये भी एक हो कि वो एट द स्पॉट ऑफ के कुछ जाता है तो उसको रोक लिया जाए, जो कि मैं समझता हूँ उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं या फंडामेंटल राइट्स है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है उसके भी खिलाफ है कि भाई ECL में चले। एक प्रोसीजर है, एक जब नैब ने तो कहा ही नहीं कि ECL में डाले, तो ये हुकूमत जो एक समझता है शहबाज साहब को स्पेशली, वो समझता है शायद पता नहीं ये क्या वो एक है प्राइम मिनिस्टर के ज़हन में शहबाज साहब की परफॉर्मेंस, शहबाज साहब का जो पास में काम है उससे थोड़े वो खाइफ रहते हैं। तो ये चीज़ें सारी सामने हैं। तो अभी वो जो उनकी बीमारी है वो आपको पता है ये आज की नहीं, ये 2003 की है जब कैंसर उनको हुआ बड़ा, जिंदगी मौत में कश्फ कैसे जब अमेरिका गया तो वहाँ से वो ट्रीटमेंट हुई। और फिर हर 6 महीने बाद जब चीफ मिनिस्टर भी थे, आपको याद होगा वो हर 6 महीने बाद जाते थे, और उसके बाद जब अपोजिशन में भी थे वो 6 महीने बाद जब फ्री होते थे तो जाते थे, तो वापस भी आते थे। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई नई चीज़ उन्होंने अच्छा, बाकी सारे मामलात एक तरफ है, लेकिन एक चीज़ पे मैं कमेंट करना चाहूँगी कि शहबाज शरीफ साहब कितने काम वाले बंदे थे, वज़ीर आला पंजाब थे, कितने एक्टिव थे कि बीमारी के साथ भी इतने एक्टिव रहे कि उस्मान बुज़दार साहब को देखने के बाद ज़्यादा एहसास हुआ कि शहबाज शरीफ साहब बहुत एक्टिव वज़ीर आला थे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। राना साहब, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या फिर पीपल्स पार्टी से, जब भी उन पर कोई केस वगैरह होते हैं, पता नहीं भी हुस्न इत्तेफाक है, आप मज़ीद मुझे ज़रा बता दें, या फिर पता नहीं क्या कि उनकी तबीयत अचानक ख़राब होती है। और ज़्यादा दुख मुझे बतौर पाकिस्तानी इस बात पे होता है कि आप लोग भी जब बात करते हैं पाकिस्तान की करते हैं, कोई भी रहनुमा, कोई भी लीडर जब बात करेगा पाकिस्तान की बात करेगा, जी हमारा जीना मरना सियासत सब पाकिस्तान के लिए, सियासत इबादत है और पाकिस्तान के लिए हमें कर रहे हैं। लेकिन सर इलाज इनका बाहर ही होता है, पाकिस्तान के डॉक्टर्स पर, पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स पर क्या ये अदम इत्मीनान नहीं होता, एतमाद नहीं होता कि आपको एतमाद नहीं है?
तो बेसिकली तो पाकिस्तान के डॉक्टर्स की भी दिल आ रही है ना कि आप इस काबिल नहीं है, पंजाबी में कहते हैं कि तुसी इन्हें जोगे नहीं कि साडा इलाज कर सको, फौरन बाहर चले जाते हैं। क्यों? नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं। जी जी राना साहब, मुझे तो आज तक समझ नहीं ना, आप समझा दें जरा क्यों। मैं समझाने लगा हूं ना। जी 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 जी। क्या आप फिगर आउट करें कि कितने सियासतदान हैं जो बाहर इलाज के लिए जाते हैं। आप लिस्ट बना लें कि जो PMLN के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, PTI के हैं, किसी भी जमात से हैं, जो भी हैं, या JUI के हैं, वो एक लिस्ट बना लें, बलोचिस्तान से बना लें कि कितने लोग इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं। वही लोग जाते हैं जिनको ऐसी मर्ज होता है। जिस तरह शहबाज साहब को जब स्टमक का कैंसर हुआ तो सऊदी अरब में वो जब हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो उन्होंने कहा जिनको फ़ौरन अमेरिका शिफ्ट करें। वो अमेरिका में ले गए और फिर वो वापस भी आए। उन्होंने उस दौरान भी, आपको याद होगा कि जब वो पाकिस्तान आने की कोशिश की और वापस भेज दिया गया, जब उनको पता था मैं जेल जाऊंगा, मियां नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे थे, कन्विक्ट थे, सजा हुई थी, और वो अपनी बेटी को साथ लेके आगे सीधे जेल चले गए। तो ये चीज़ें हैं। मैं बताऊं कि कौन सा बंदा, कोई मुझे बताएं, शायद खकान अब्बासी इलाज के लिए गए हैं, या हसन इकबाल गए हैं, या ख्वाजा आसफ गए हैं, या इनके PTI के बंदे हैं वो गए हैं, या पीपल्स पार्टी के। अभी जरदारी साहब बड़े बीमार हैं, बाहर से इलाज वो दुबई से भी कराते हैं, और वहाँ पे अमेरिकन हॉस्पिटल पे मुझे पता है कि वो राना साहब देखिए, मुझे ज़रा इजाज़त दीजिएगा, मैं इसी बात पर तो दुख का इजहार कर रही हूँ कि आप लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हुकूमतें की हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान में क्या हॉस्पिटल अच्छे नहीं बन सके, सेहत के निज़ाम पर काम नहीं हो सका। फिर इतना मान लें कि गलती हुई कि हम काम नहीं कर सके। नहीं, ये आपका एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि शहबाज साहब ने अपने टाइम पे जिस तरह अपग्रेड किए हॉस्पिटल, अगर आप बिजनेस हैं इन चीज़ की, कभी हॉस्पिटलों में जाना का उस वक्त इत्तेफाक हुआ, दवाइयाँ फ्री दी, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे सोर्सेज उतने नहीं है कि हम वो जो ठीक है, यानी आप ये बात मानते हैं कि जो अफोर्ड कर सकता है तो वो बाहर जाने को तरजीह देता है। नहीं, मैं एक एक्सप्लेन थोड़ा सा, एक आधा जी प्लीज कि वो चीज़, वो एक ऐसा इक्विपमेंट जो किसी सीरियस इलनेस के लिए होता है। ये तो खुदा अल्लाह ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो। बाकी भी बड़े पॉलिटिशियन हैं कि जिनको वो बीमारी हो जिसके लिए जो इक्विपमेंट है या डायग्नोसिस हैं वो बाहर ही हो सकते हैं। ये शौकत खानम हॉस्पिटल है, ये पहले कैंसर का जो इलाज था लोग बाहर चले जाते थे, या वो यहाँ पे अफोर्ड जो नहीं करते थे वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। अब यहाँ पे एक सहूलत है, लेकिन उस हद तक कभी भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो आप कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो हेल्थ सिस्टम है या हेल्थ केयर का वो बंदोबस्त है, तो वो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो बीमारियाँ ऐसी हैं, ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई सारे बाहर चले जाते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग जाते हैं, मैं आपको ये एक रजिस्टर कराना चाहता हूँ पॉइंट, वो क्योंकि ऐसे फिगर्स नहीं होते जो अखबारों में शोर पड़े, बिजनेसमैन जा रहे हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तारक अजीज थे, वो मुशर्रफ के जो थे सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो बीमार हुए तो उनको एयर एम्बुलेंस दी गई, सिंगापुर लेके गए। तो ये ऐसा कहना जो मेडिकल टूरिज्म है, डॉक्टर साहब आप तो समझते हैं कि इंडिया ने इतना डेवलप किया है कि वहाँ अमेरिकन भी आते हैं क्यों, सस्ता इलाज होता है वहाँ, मेडिकल टूरिज्म। सिंगापुर ने पहले डेवलप किया, बहुत सारे लोग सिंगापुर पे इलाज करने के लिए, मेडिकल टूरिज्म, और वहाँ से बड़ी लोगों को कमाई होती है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये चीज़ें डेवलप है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट में लिवर का इलाज होता है, बड़ा जबरदस्त इलाज होता है। अच्छा जी, चलें, ये चीज़ें ऐसी हैं। मैं इस पे राना साहब एक ट्विटर पे भी इलाज किया जाता है एक दूसरे का, जरा उस तरफ आते हैं। ट्विटर पे भी ना सियासतदान आजकल एक दूसरे का इलाज कर रहे होते हैं, मतलब जुमले कसे जा रहे होते हैं, बाकायदा तंज किए जा रहे होते हैं, सवालात पूछे जा रहे होते हैं, कई बार बड़ी सीरियस नौयत के सवालात पूछे जा रहे होते हैं, और बड़ी अहम शख्सियात एक दूसरे से सवाल पूछ रही होती हैं। फिर उसमें अवाम भी अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं, ट्वीट को रीट्वीट किया जा रहा होता है। फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं, आपने भी पढ़ी होगी, आपकी नज़रों से गुजरी होगी, कहते हैं कि जी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक है, इस तरह से उनका फरार होना बदकिस्मती होगी, और इससे पहले वो नवाज शरीफ की वापसी की जो गारंटी दे चुके हैं, सवाल है कि इस गारंटी का क्या बना। तो क्या जवाब है फवाद चौधरी साहब के इस इल्ज़ाम का, ट्वीट का? देखिए, फवाद चौधरी साहब जो हैं बड़े बयानात देते रहते हैं। मैं यही कहता हूँ कि PTI का जो मसला है ना, वो ये है कि अपने काम करने के बजाय वज़रा और प्राइम मिनिस्टर वो ज़्यादा बयानात जो हैं अपोजिशन के मतलब या और चीज़ों पे जो इररेलेवेंट होती हैं, जो उनके मुतल्लिका नहीं होती है, इररेलेवेंट ना हो लेकिन उनका मुतल्लिक जो उनका फंक्शन है, जिस तरह वो साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर थे और चांद देखते थे,
मैं रहा हूँ साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर, मुझे पता है वहाँ पे कोई एक ऐसा अदारा भी नहीं है जिसकी वो बात कर रहे थे या स्पेस में जाने की बातें करते थे। चले या नहीं हो, वो उन्होंने बयान दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कहना ज्यादती है कि यानी वो आप ये कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर को चांद नहीं देखना चाहिए था? नहीं नहीं, चांद का उसका मैंडेट ही नहीं है ना, उसके पास वो सिस्टम है। मैं आपको कहता हूँ कि चांद वो देखें, लेकिन वो अपने एज ए मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर भी तो है ना। ये आप इसको इंटरप्रेट मेरा गलत कर ले गई हैं नहीं, मैंने मेरे सिर्फ सवाल पूछा आपसे, मैंने मेरे बिल्कुल भी बयान को। इंटरप्रेट किया। लेकिन मैं कहता हूँ कि जी जी, हर वो वजीर ठीक जिसके है। लिए वजीर है वो दूसरा काम कर रहा है, अपना नहीं कर रहा। यही तो मुसीबत है कि इन्होंने 3 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर वो फोकस करते, अपनी मिनिस्ट्रियों पे इंप्रूव करते, वहां पे काम करते। प्राइम मिनिस्टर को आए दिन बदलने पड़ते हैं, 2 महीने बाद 4 महीने बाद वो रीशफल कर रहे होते हैं। ये भी कभी हुआ है कि यहाँ से 4-4 महीने बाद वजीर उधर भेज दे, उधर का इधर भेज दे, ऐसी चीजें क्या नहीं, इससे फर्क तो पड़ता वाकई थोड़ी बहुत मायूसी फैलती है। और जो है? तो आता है, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ, जो आता है तो वो परेशान ही रहता होगा कि मैं कितनी देर बाद तब्दील हो जाऊंगा। अच्छा राना साहब, ये जो वजीर खजाना, 4 वजीर खजाना तब्दील हो चुके हैं, आपको ये जो लेटेस्ट हमारे वजीर खजाना है करंट, इनसे कोई उम्मीदें हैं? आपको लगता है कि बेहतर होगी हमारी मईशत? देखिए, मैं अगेन यही कहता हूँ कि आपने ये सारी रेसिपी इस्तेमाल की, असल में बेसिक जो प्रॉब्लम है उनको इन्होंने एड्रेस ही नहीं किया कि बेसिक हमारे मसले हैं क्या। अभी उनके आने से आज मैं टीवी पे देख रहा था कि नए फाइनेंस मिनिस्टर को महंगाई ने पहली सलामी पेश की है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें क्या इनके, ये तो एक कलेक्टिव सी एफर्ट होती है। जिस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो जो महंगाई है उसको वो अच्छी गवर्नेंस दें, अच्छी। अगर आप चीफ सेक्रेटरी बदलते रहेंगे, आप आईजी बदलते रहेंगे, आप डीपीओ डीसीओ और चीज़ों को बदलते रहेंगे, तो बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है भाई? आप डायरेक्शन दें, आप कोई अच्छी गवर्नेंस दें, अच्छी पॉलिसी बनाएं। आप अगर आईएमएफ से पैसे लेते हैं कुछ ऐसी शराइत पे, जैसे बिजली महंगी हो जाती है, आप डॉलर को डील लिंक कर देते हैं, उसको 150-60 पे पहुँचा देते हैं, तो वो जब चीज़ें आएंगी तो फिर महंगाई कंट्रोल किस तरह करेंगे आप? चीनी 65 रुपये पे मिल रही है जो लेकिन आप के बस में नहीं, आप 110-20 रुपये बाजार में मिलती है। तो ये सिस्टम को ठीक करने वाली बात होती है, वो जो ठीक नहीं कर सके। नए फाइनेंस मिनिस्टर, मेरा उनके बयान तो मैंने पढ़े हैं कि जी आईएमएफ को उनको हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अफेक्ट हुई है और साथ ही साथ लोगों का जो गरीबों पे बोझ पड़ा है। लेकिन ये चीज़ें बयानात तो आप ही मेरा इनसे भी अच्छे दे सकते हैं। मैं दावे से कहता हूँ आप बेहतरीन बयान, आप बीमारी को डायग्नोज कर सकती हैं कि ये बीमारी है, लेकिन उसको दूर करना तो एक फिर अलग बात है। मैं कहूँ कि हाँ जी महंगाई बहुत ज्यादा है और आईएमएफ की वजह से हुई है, हाँ जी महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोल बढ़ा है, बिल्कुल। लेकिन मतलब हल निकालना, आप कह रहे हैं कि सोल्यूशन हल निकालना तो किसका काम है? इनका काम है, आपका मेरा काम तो अच्छा राना साहब, लास्ट मेरे पास मिनट है, लास्ट कमेंट जरा दे दीजिएगा। पीडीएम बनी थी हुकूमत गिराने के लिए, लेकिन अब देखेंगे दो बड़ी जमातें आमने सामने आएगी, शेर और तीर आमने सामने आके खड़ा हो गया। मौलाना साहब बेचारे बड़े परेशान हैं, तो बेचारे मतलब इतने बड़ी उनकी उम्र का एहतराम कर लिया जाए, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, बाल सफ़ेद किए उन्होंने सियासत में, तो उनका कोई लिहाज नहीं है। वो बेचारे इस तरह, मतलब मुझे तो तरस आ रहा होता है मौलाना साहब की कैफियत देख के कि वो कभी इधर देख रहे हैं, मतलब इस उम्र में वो रूठने मनाने के लिए रह गए। लोग तो उनको मना रहे हैं, कभी इसको मना रहे हैं, इसको देख रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी के वक्त से मुलाकात हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब से मिले बगैर चले गए। भाई इस बेरगबती की जो वजह है वो क्या है? एक तो मौलाना साहब बूढ़े नहीं है, ये रगबती की वजह। मौलाना साहब बिल्कुल यंग है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। वो सिर्फ मौलाना है और आपको लगता है बूढ़े हैं। जी जी, हो सकता है मुझसे भी छोटे हो, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं मायूसी की बात नहीं है। देखें, मामलात ये हैं कि जो जब एपीसी हुई तो जैसे पीडीएम बनी और वहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ 26 पॉइंट्स का, तो उसमें जो एक महवर था, पॉइंट था, जो जिसको आप सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं, वो यही था कि इस गवर्नमेंट से निजात दिलानी है। अब हर पार्टी का अपना तरीक़ेकार है, वहाँ बैठ के पीपल्स पार्टी की अप्रोच हो रहा है किस तरह इसकी जान छड़ाई है। हम कहते हैं कि जी कोई हमारा ज़रा रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम होता है कि जी रिज़ाइन कर दिए जाएं, सिस्टम को बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा और सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। और वो कहते हैं कि नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो ऑप्शन पहले। चलिए राना साहब, लास्ट में सिर्फ एक छोटा कमेंट दे दीजिएगा कि ये तो नहीं हो जाएगा कि एंड में ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि मैं मौलाना और मेरे साथ भी मैं, यानी मौलाना साहब के साथ भी मौलाना ही खड़े हुए हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अपोजिशन जो है वो जो
इश्यूज हैं, इशू टू इशू इकट्ठी है। अभी भी कौमी असम्बली में आप देखेंगे क्योंकि मौलाना साहब के साथ पहले भी हाथ हो चुके हैं ना, इसलिए मुझे जरा हमदर्दी है। साहब के साथ कभी भी हाथ नहीं हुआ। आप पास टाइम नहीं है। मैं जो पीछे आप कहते हैं जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था तो इन्होंने खुद ही वो सोलो फ्लाइट ली थी और सोलो इन्होंने इंडिविजुअली अपना एक डिसीजन लिया था। हमने तो उनके साथ जितनी कोऑपरेशन कर सकते थे वो एक्सटेंड की और उनको बेशुमार उनकी जो उनका डिमांड थी हमसे, मैं आपको बता दूं, उससे ज्यादा हमने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है जी, चलिए टाइम की कमी है तो दोबारा इंशाल्लाह किसी दिन आपसे टाइम लेंगे और आपसे अंदर की बहुत की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी राना साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।